हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। आज हम इस चैप्टर के बारे में समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर एक चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स में आपको समझाते हैं और आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है बच्चों, कई सारे बच्चों का रिस्पॉन्स हमने देखा, उनको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि और भी अच्छी तरीके से आपके लिए ये वीडियो बनाया जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 3 की और मैथ्स की चैप्टर 3 का हमने करवा रखा है बच्चों, और कई सारे जैसे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ करवा रखी है, मैथ्स का करवा रखा है, साइंस का करवा रखा है, तो कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर आपको चाहिए वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। मतलब बच्चों इसका चैप्टर का मतलब क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को और शिक्षित करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर में हम एजुकेशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आखिर किसने स्टार्ट करा था, ये कैसे स्टार्ट हुआ था, और जो हमारे पुराने गुरुकुल थे वो कैसे ख़त्म हो गए उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the earlier chapter, you have been seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है, पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों और किसानों और आदिवासियों पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स आदिवासियों पर किस तरह का प्रभाव पड़े थे। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लिव्स ऑफ स्टूडेंट। इस अध्ययन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े हैं, स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट की लाइफ पर क्या असर पड़ा है। For the British in India wanted not only a territorial conquest and control over revenue, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। यहाँ पर बच्चों ये बोला हुआ है कि विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। सिविलाइज द नेटिव्स मतलब देसी समाज को सभ्य बनाना है और उसके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, ये ब्रिटिश चाहती थी। What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? इसमें क्या हुआ बच्चों, बोला गया यहाँ इसमें कि इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीय को शिक्षित सभ्य और अंग्रेजी की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, इन सभी पर विचार कर रहे थे ये ब्रिटिश। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चंस। अब ये जो थे ब्रिटिश, अंग्रेज के पास भी इन सवालों के कोई बनाए जवाब नहीं थे। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन। देखो बच्चों, हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 years।
ईयर्स। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों 200 ईयर्स 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। In this process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. अब इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए हैं। बच्चों समझ में आ रहा है। और भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर ब्रिटिश पर गौर था। देखा मतलब उन्होंने सोचा विचारा। ठीक है बच्चों, ये ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश ऐसे कैसे देख रहे थे एजुकेशन सिस्टम को। तो आगे देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। बच्चों यहाँ पर क्या है, प्राच्यवाद की परंपरा क्या है। यहाँ पर प्राच्यवाद की परंपरा। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सन 1783 में 1783 में एक पर्सन मतलब एक सज्जन कलकत्ता से आए थे। किसका नाम क्या था बच्चों, उनका विलियम जोन्स। एक सज्जन व्यक्ति कलकत्ता से आए थे, उनका नाम क्या है, विलियम जोन्स। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज। जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। अब बच्चों इसमें क्या है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट। अब यहाँ पर बच्चों लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब होता है हिंदी में भाषावादी। क्या होता है बच्चों इसका, भाषावादी का मतलब बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार हो, विद्यार्थी हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिंग्विस्ट कहते हैं, मतलब भाषावादी कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषावादी लिंग्विस्ट। अब यहाँ पर क्या था, जो हमारे जो कानूनी का माहिरा होने के साथ साथ वो जोन्स क्या थे, एक भाषावादी भी थे, लिंग्विस्ट भी थे। वो कई सारी भाषाओं का ज्ञान था उनको। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, had picked up Arabic from a friend, and he had also learned Persian at Calcutta. He began spending many hours a day with Pandit, who taught him the subtleties of Sanskrit languages. अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखी थी उन्होंने। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड। उन्होंने किससे सीखा था बच्चों, अपने फ्रेंड से सीखा था अरबी भाषा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा फारसी भी सीखी चुके थे वो। और कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और सांस्कृतिक काव्यों का भी अध्ययन करने लगे थे, ग्रामर्स का, इन सब का अध्ययन करने लगे थे। कौन बच्चों, जोन्स, विलियम जोन्स। आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, soon he was studying ancient Indian text on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicines and other science। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे थे विलियम जोन्स, ये कई और भी सारे अध्ययनों का भी ये ज्ञान लेते थे। जैसे कि उन्होंने कानूनी, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी इन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था। Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the
टाइम। अब इन्होंने क्या करा, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस, कोलब्रुक एंड नैथनियल Halhed were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian work into English. Together with them, John set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. बच्चों मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर और भी जोन्स ने पाया कि और भी सारे जो हैं यहाँ पर अंग्रेज अफसर, और भी सारी जो किताबें हैं इसमें मतलब क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटरेस्ट उनके हैं, क्या उनको दिलचस्पियाँ हैं, जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। ये इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने किन बच्चों, एक तो हमारे कौन, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल, इन दोनों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या करा था बच्चों, उन्होंने मतलब एक गठन करा था और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू करा। एशियाटिक रिसर्चेस जनरल भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आगे देखो बच्चों, Jones and Colebrook came to represent a particular attitude toward India. They shared a deep respect for ancient cultures both of India and the West. India's civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in इंडिया। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ की पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत की भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये किसने सोचा था बच्चों, जोन्स और कोलब्रुक ने। So Jones and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them, and making their finding known to others. This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of India culture as well as its master. अब यहाँ पर क्या है बच्चों, इसी तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की ही भूमिका निभा रहे
थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Influenced by such ideas, many companies officially argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. Only then, they believed, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. अब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि इन प्रयासों और विचारों, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला बच्चों, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना करें। इन अधिकारियों को ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वो जिनका आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए और इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country. अब बच्चों इसमें क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ठीक है बच्चों, आगे देखो। Not all officials shared this view. Many were very strong in their criticism of the Orientalist. अब बच्चों इसमें क्या है कि परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी का मतलब बच्चों यहाँ पर ये होता है कि एशिया के भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। ठीक है बच्चों, ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है क्या, जो एशिया के भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।